हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दिया है न्यूमेरिकल का। आज ये चौथा वीडियोज़ होगा। इस वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 25 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश हम आपको करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 18 दिया होगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि आपके पास बायोलॉजी की बुक नहीं है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुमार मित्तल की भी बुक में आपको सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन जब दोनों चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश हम आपको पढ़ा देंगे तो ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुमार मित्तल की बुक में भी ये सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। दो सूक्ष्म गोलियां हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, दूसरे का नाम बी दे देते हैं। इन पे चार्जेस दे रहा है सवाल में। पहले वाली जो गोली है उस पर 80/3 × 10⁻⁹ और दूसरे वाले गोले पर जो चार्ज दे रहा है ये कूलाम में है। दूसरी वाली जो गोली है उस पे दे रहा है 160/3 × 10⁻⁹ 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। आगे कह रहा है कि आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दोनों के दोनों जो गोले हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना दे रहा है 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर है और कहाँ रखा है, वायु में। अर्थात के का वैल्यू कितना कह रहा है सवाल में 1। आगे कह रहा है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तब वैद्युत बल कितना हो जाएगा। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि इस तरह से चार्जेस दिए गए Q1 Q2 और R का वैल्यू दिया है तो वैद्युत बल बताइए। उसके बाद कह रहा है इन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए दोनों गोलों को संपर्क करा दिया जाएगा तब उन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो कितना होगा। तो ये सवाल तो फर्जी हो गया, एकदम मरीला सा हो गया, एकदम हलवा सवाल हो गया, क्योंकि इसमें आपको चार्जेस भी दे दिए हैं, बीच की दूरी भी दे दिया है। कूलम्स लॉ आप अप्लाई करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। और ये कूलम लॉ लगाते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये कूलम का फार्मूला होता है। 1/4πε0 का वैल्यू आपको याद होगा 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू सवाल में दिया है 80/3 × 10⁻⁹। Q2 का वैल्यू दिया है 1/60 160/3 × 10⁻⁹ अपान के R²। R का वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करा लेते हैं। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। और घातों का हिसाब करें तो 9 9 18, ठीक है। वैसे 9 से 9 एक काट ही दीजिए। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 10⁻⁹। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखें तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ छिपा है, इसको यहाँ लगाएंगे, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम कितना स्थान पर दशमलव लेके आ रहे हैं, गिनिए 1 2 3 4 स्थान हम दाएं से बाएं लेके आ रहे हैं। तो जितना स्थान हम दाएं से बाएं दशमलव लेके आएंगे 10 पर उतना ही घात क्या चढ़ेगा, प्लस, यानी 1.28। अब ये 00 लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब इसे हम 4 स्थान दाएं से बाएं लेके आ रहे हैं तो 10 पर 4 घात प्लस चढ़ेगा और यहाँ पहले से -9 पावर है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार समान है तो घातों को जोड़ेंगे, लेकिन धन ऋण है, जुटेगा है नहीं तो घट जाएगा। तो यह फिजिकल टू आ जाएगा 1.28 × 10⁻⁻9 में से 4 घट जाएगा तो कितना जाएगा 5। अब मात्रा क्या जाएगा, न्यूटन। आंसर मिलाते हैं। आंसर कितना दे रहा है पहले वाले का 1.28 × 10⁻5 न्यूटन, एकदम करेक्ट है। ये पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा वाला कह रहा है कि यदि इन्हीं दोनों गोलों को क्षण भर के लिए तार द्वारा संपर्क करा दिया जाए। इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल है 18 का ही। तो आपको पता होगा जब इन दोनों तारों को आप किसी सुचालक तार से कनेक्ट करा देंगे, दोनों गोलों को किसी सुचालक तार से कनेक्ट करा देंगे क्षण भर के लिए, तो आपको पता है कि जब इन्हें आप स्पर्श कराएंगे इन दोनों को तार के माध्यम से तो क्या होगा,
एक गोले से दूसरे गोले में आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश का मान समान न हो जाए, अर्थात साम्यावस्था स्थापित न हो जाए, अर्थात आवेश का लेन देन बंद न हो जाए, तब तक दोनों गोलों पर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जब हम इन्हें वायर से कनेक्ट कराएंगे इन दोनों गोलों को, तो दोनों गोलों पर आवेश कितना कितना होगा, अर्थात प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आएगा। तो स्पर्श कराने के बाद, है ना, स्पर्श कराने से पहले तो दोनों पर इतना इतना चार्ज है, ये आपको पता है, लेकिन स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा वो हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि स्पर्श कराने के बाद जब इन्हें स्पर्श करा दिया रहा है तो किसी तार से स्पर्श करा के क्षण भर के लिए स्पर्श कराया जाता है, फिर 1 मीटर की ही दूरी पर रखा जाएगा, तब नया वाला फोर्स कितना आएगा। तो देखिए, आप समझिए, स्पर्श कराने से पहले इतना है, अब इन दोनों को हम स्पर्श करा देते हैं। ठीक है। किसकी माध्यम से? ये कोई सुचालक तार है, ऐसा कोई वायर है, और इस वायर की सहायता से जब इसे स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? यदि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है तो अब आ जाएगा Q1 + Q2/2, यानी औसत हो जाएगा। तो Q1 का वैल्यू सवाल में पहले ही दे रखा है, 80/3 × 10⁻⁻9, प्लस Q2 का वैल्यू दे रखा है 160/3 × 10⁻⁻9 बटा में कितना? 2। ये प्रत्येक गोले पर चार्ज का वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हर समान है और 10⁻⁻9 जो है कॉमन हो जाएगा, तो 160 में 80 आप ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240/3 × 10⁻⁻9। अच्छा, 9 9 18 मत कर दीजिएगा, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा। 10⁻�9/3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोष्टक में 80 + 160 जो कि हो जाएगा 240। अब पूरे के बटा में पहले से कितना है? 2। तो यहाँ से आप देखेंगे कट जाएगा तो 3 8 24 हो जाएगा। 3 8 24, 80/2 आएगा। 80 में पुनः 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 80 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 40 × 10⁻⁻9। इसको और हल करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁸। ये क्या आ रहा है? प्रत्येक गोले पर आवेश का वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁻8 कूलम। यानी यहाँ जो Q1 होगा, इस पर अब जो चार्ज आएगा इसका वैल्यू होगा 4 × 10⁻8 कूलम, और ये जो Q2 है, यानी दोनों गोलों पे जो आवेश आएगा वो सेम ही होगा, इसका वैल्यू भी इतना ही आएगा, और यहाँ पे जो चार्ज होगा इसका वैल्यू भी 4 × 10⁻8 कूलम ही आएगा। ठीक है। प्रत्येक गोले पर आवेश आपको पता हो गया, इतना इतना कूलम आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि नए केस में आप हमें बताइए कि नया जो फोर्स जो आएगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बल दिखा देते हैं। तो आवेश का वैल्यू मिल गया। अच्छा, बीच की दूरी कितनी होगी आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा। तो दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाएगा जितना पहले थे, तो 1 मीटर ही डिस्टेंस है। तो नया वाला फोर्स कितना आएगा यहाँ से निकालते हैं, कूलम ला लगा के 1/4πε0 Q1 Q2 अपान के r²। 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 4 × 10⁻60, और Q2 का भी होगा 4 × 10⁻60। अपन बीच की डिस्टेंस कितना है? 1 1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये नया वाला फोर्स को हम F' मान लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 4 चौको 16 और 16 9 144 हो जाएगा। 16 9 144, और घातों का यदि हिसाब करें तो 8 8 16, 8 8 16, 16 में से 9 घट जाएगा तो 9 1 10 16, यानी 7 आ जाएगा माइनस पावर। इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो यहाँ दशमलव छिपा है, इसको यदि हम इस 4 के आगे लेके आए, यानी 2 डिजिट हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 2 इस पर +4 चढ़ेगा, तो आ जाएगा F' = 1.44 × 10⁻⁻5 मात्रक क्या? न्यूटन। तो नए वाले केस में जो बल का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.44 × 10⁻⁵ न्यूटन। देखते हैं आंसर क्या दे रहा है, बिल्कुल यही दे रहा है 1.44 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो जब गोलों को स्पर्श कराया है, जब दोनों गोलों को स्पर्श कराएगा तो आपको ये बात याद करनी पड़ेगी कि प्रत्येक गोले पर जो चार्ज आएगा वो दोनों गोलों पर उपस्थित आवेशों के औसत मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है।
तो यहीं इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है कि यहाँ पे नेट नया वाला चार्ज कितना रखेंगे, तो नया चार्ज दोनों गोलों पर उपस्थित आवेशों का औसत के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सवालों को अच्छे से आप समझिए, पहले समझने के बाद डाटा को कलेक्ट करिए। डाटा कलेक्ट होने के बाद फिर आप चीज़ों को सॉल्व करिए, आसानी से हल हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। यदि आपको थ्योरी समझ में आ गई है अच्छे से तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं। देखिए कह रहे हैं दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिमाण के सजातीय आवेश हैं, यानी परिमाण अलग अलग है लेकिन आवेश सजाती हैं। यानी या तो दोनों के दोनों धन आवेशित हो सकते हैं या दोनों के दोनों ऋण आवेशित हो सकते हैं, ऐसा सवाल में कह रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि यदि ये सजाती हैं तो इनके बीच की जो दूरी दी है सवाल में, कह रहा कि इनके एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। अच्छा जी, आर का वैल्यू दिया है 0.5 मीटर, इतने डिस्टेंस पर ये रखे गए हैं। चलिए गोलियों का नाम हम ए और बी मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जाहिर सी बात है, यदि ये दोनों के दोनों धनावेशित हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे, है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो कह रहा है कि जो ढकेल रही है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो वहाँ पे जो बल लग रहा है 0.108 न्यूटन, 0.108 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। आगे कह रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल में हमसे पूछ रहा है। यानी सवाल में ये वाला पहला वाला फोर्स इतने न्यूटन का है और इन पर इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 मीटर है। बाद में कह रहा है कि इन्हें जब हम स्पर्श करा रहे हैं, इन दोनों गोलों को स्पर्श करा रहा है, ठीक है। तो चलिए इन्हें स्पर्श करा रहा है, ऐसे स्पर्श करा देगा, अच्छे से बना देते हैं। ये गोला और ये गोला दोनों को जब टच करा देगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो स्पर्श कराने के बाद इस पर पहले चार्ज हम मान लेते हैं Q1, क्योंकि विभिन्न परिमाण कह रहा है तो इस पर Q1 चार्ज होगा, इस पर Q2 चार्ज होगा। स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आएगा, तो पहले Q1 था, बाद दूसरे वाले पर Q2 था। अब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों गोलों में जब स्पर्श करा देंगे दोनों गोलों को, तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा वो दोनों गोलों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के औसत मान के बराबर आ जाएगा। अर्थात अब जो आवेश आएगा वो आएगा Q1 + Q2/2। प्रत्येक गोले पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q1 + Q2/2, इस पर भी और इस पर भी। कह रहा है स्पर्श कराने के बाद पुनः इन्हें उतनी ही दूरी पर रख देता है। यानी जब इन्हें स्पर्श करा लिया है तो स्पर्श कराने के बाद ये वही गोले हैं और पुनः उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया है जितनी दूरी पर ये पहले थे। कितनी दूरी पर रख दे रहा है, R = 0.5 मीटर की दूरी पर रख दे रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। चार्ज इन पर आ गया है Q1 + Q2/2, इस पर भी, और Q1 + Q2/2 इस पर भी। तो हमसे कह रहा है सवाल में कि नया वाला फोर्स कितना लगेगा। पहले तो फोर्स इतना लग रहा था 0.108 न्यूटन का, अब जो बल का वैल्यू होगा वो कितना न्यूटन होगा, तो हम मान लेते हैं F' होगा। नए वाले केस में जो फोर्स अप्लाई होगा वो F' होगा। इसी F' का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला कूलम ला लगाते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का वैल्यू सवाल में दिया है 0.108 =
1/4π/0 का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 अपान आर स्क्वायर। बीच की दूरी दिया है 0.5, इसका स्क्वायर। इसको हल करिए। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0.108 को हम ऐसे लिख देते हैं, 9 से इसे कैंसिल करा देते हैं तो आ जाएगा 0.09 एकम 9 हो जाएगा और 9 दूना के 18। अब यहाँ से आ जाएगा 0.012 इंटू ये आ जाएगा 25 यानी 0.25 बटा में आ जाएगा 10⁻9 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। इसको यदि अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ पे दशमलव आप दिखाई दे रहा है आपको 3 डिजिट पर है लेफ्ट हैंड साइड में और ये 2 डिजिट पर है लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों दशमलव को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब दशमलव को लेके जाते हैं जितना अंक उतना 10 पे माइनस घात चढ़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 × 10⁻³ और इसे लिख सकते हैं 25 × 10⁻²। तो यहाँ से 3 यहाँ से 2 कितना हो जाएगा -5 और इस 9 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -9। तो 9 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 14। ये Q1 और Q2 का वैल्यू आ जाएगा। 12×5 = 60 हो जाएगा, 12 दूना के 24 और 6 30 हो जाएगा × 10⁻14 Q1 × Q2 का वैल्यू। इसे और हल करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻14। यहाँ से Q1 और Q2 का वैल्यू आएगा, ठीक है, यानी इसे घेरेंगे। Q1 × Q2 का जो डाटा आएगा हमारे पास वो आएगा 3 × 10⁻14, ठीक है। अब यहाँ से एक तो इक्वेशन आपके पास मान लीजिए मिल रहा है, इसको आप समीकरण बना के रख लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। नए वाले केस में जब वैल्यू f डैश कह रहा है, नया वाला जो बल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नए वाले केस में हमारे पास कुछ डाटा होगा, उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पुनः कूलम लॉ लगाते हैं। जब इन्हें हम आवेशित करके मतलब एक दूसरे को स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं तो नया वाला फोर्स कितना आएगा वो हमें पता करना है। तो हम फिर से कूलम लॉ लगाएंगे। F डैश इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं नए केस में जो बल होगा वो F डैश लगेगा। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा जगह हमें चाहेगा तो इसको हम मिटा देते हैं ऊपर। देखिए यहाँ हल करते हैं। देखो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 और Q2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 × Q2। तो Q1 के स्थान पर आप Q1 ना रखें, Q1 + Q2/2 रखेंगे और Q2 के स्थान पर भी Q1 + Q2/2 रखेंगे क्योंकि जो चार्ज है वो बदल चुका है, ठीक है, अपान के आर का स्क्वायर। तो बीच की दूरी 0.5 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻9। अच्छा, नए वाले केस में वो आपको बल दे रखा है सवाल में ना, तो गलती हमने कहाँ कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। हालांकि वहाँ पे हम डाटा यदि रखे होते हैं उस फार्मूले में तो एक जगह Q1 Q2 था, एक के स्थान पर Q1 + Q2 था। ठीक है, यहीं से भी हल कर लेते हैं। तो F डैश का जो वैल्यू होगा वो आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 0.144 और यहाँ से Q1 + Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 दूना के 4 और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 5 का 25 दशमलव लग जाएगा 2 स्थान पे। 25 चौक का 100 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 का मतलब 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। 9 से इसे कटा देंगे तो ये 0.09 एकम 9 हो जाएगा, 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 9 छक 54, यानी आपके पास कितना आ जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आ जाएगा 0.016 अपान 10⁻⁹। इसको और बढ़िया से लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 10⁻³ लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो ये -9 हो जाएगा, 9 3 मिलके -12 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो यहाँ से Q1 + Q2 का वैल्यू आ जाएगा 4 गुणे 10⁻⁶। इसको आप घेरिए और इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। यहाँ फर्स्ट है, ये 2 है। अब ध्यान से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। जब आपको ए बी पता हो, a + b पता हो, तो आसानी से आप a - b निकाल सकते हो। तो वही काम यहाँ करेंगे हम। यहाँ से हम निकालेंगे Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। फार्मूला होगा हमारे पास Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। Q1 + Q2 का वैल्यू अभी भी निकाले हैं, 4 गुणे 10⁻⁶, इसका स्क्वायरिंग, -4 गुणे Q1 Q2, इसका वैल्यू आपके पास है 3 गुणे 10⁻14। इसे हल करेंगे तो 4 का स्क्वायरिंग हो जाएगा 16 और 6 पे हो जाएगा -12, -4 3 12 गुणे 10⁻14। तो यहाँ से आप देखेंगे तो घात तो इक्वल है नहीं, थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये 14 नहीं, ये 12 हो जाएगा ना। 10 ये 300 है, तो 300 में से जब 2 घात कम करेंगे, क्योंकि इसे 3 गुणे 10⁻2 लिख देंगे, 10⁻2 और -14 जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ 14 नहीं है, ये 12 होगा। तो 16 में से 12 आसानी से घट जाएगा, तो आ जाएगा 4 गुणे 10⁻12। ये Q1 - Q2 का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। यदि Q1 - Q2 पूछा जाएगा तो कड़ी में चला जाएगा। इसको वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10⁻6 कूलम। अब इसको समीकरण नंबर आप 3 बनाइए। समझ पा रहे हैं? Q1 - Q2 का वैल्यू आ गया 2 गुणे 10⁻6 और Q1 + Q2 का वैल्यू है 4 गुणे 10⁻6। अब इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल करके आसानी से Q1 और Q2 का वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पे हल कर देते हैं। देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हल करिए। तो समीकरण 2 आपके पास है Q1 + Q2 = 4 गुणे 10⁻6 और समीकरण 3 है आपके पास Q1 - Q2 = 2 गुणे 10⁻6। इसको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 Q1 = 4 और 2 6 गुणे 10⁻6। 2 से कैंसिल करा देंगे तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुणे 10⁻6। यानी इसको कह सकते हैं कि Q1 का जो वैल्यू होगा वो 3 माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि आवेश का जब आंसर हम देंगे तो माइक्रो कूलम में ही देंगे। हालांकि ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। Q1 का वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में रख देंगे तो Q2 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 से Q1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो Q2 का वैल्यू आ जाएगा आसानी से आपका। Q1 आप 3 रख देंगे, 3 गुणे 10⁻6 रख देंगे Q1 का वैल्यू, तो उधर जाके घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 1 गुणे 10⁻6। इसको हल करेंगे तो Q2 आ जाएगा सीधे सीधे 1 माइक्रो कूलम। तो ये Q2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम और Q1 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम। देखते हैं आंसर क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है 3 गुणे 10⁻6 कूलम और 1 गुणे 10⁻6 कूलम। ठीक है, प्लस माइनस का साइन लगाया है तो वर्गमूल है, वर्गमूल में प्लस माइनस होता है, आप ले भी सकते हैं क्योंकि चार्ज आपका धन और ऋण दोनों हो सकता है। तो ठीक है, जो Q1 का वैल्यू होगा वो 3 गुणे 10⁻6 प्लस माइनस आगे आप लगा सकते हैं, और Q2 का वैल्यू भी प्लस माइनस 1 गुणे 10⁻6 कूलम होगा। दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है।
वो कह रहा है कि धातु की दो एक समान गोलियों पर क्रमशः 20 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम आवेश है। धातु के दो एक समान गोलियों पर, धातु के दो एक समान गोलियों पर प्लस 20 माइक्रोकूलम, Q1 का वैल्यू दे रहा है प्लस 20 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू दे रहा है सवाल में -10 माइक्रोकूलम। Q1 आपको सवाल में कितना दे रहा है, प्लस 20 माइक्रोकूलम, Q2 दे रहा है सवाल में -10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब एक धन है तो दूसरा ऋण में है। माइक्रोकूलम आवेश है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। बीच की दूरी कितना दे रहा है, 1 मीटर। R का वैल्यू सवाल में दे रहा है, R इज इक्वल टू 1 मीटर। R लिख लीजिए, 1 मीटर हो गया। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए दोनों गोलियों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना है। वैद्युत बल पूछ रहा है, 3 प्रश्न इसमें पूछा है। पहले वैद्युत बल का आंसर देते हैं इसको। तो F, ये तो आसान है, आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम आपकी मदद कर देते हैं। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10 × 9। Q1 का वैल्यू सवाल में दिया है 20 माइक्रोकूलम। इसे हल करेंगे तो 20 × 10 - 6 हो जाएगा। Q2 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम दिया है, इसे हल करेंगे तो 10 × 10 - 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये माइनस है तो क्या यहाँ पे साइन माइनस लिखेंगे या नहीं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल हमें परिमाण से मतलब होगा, आंकिक मान से, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो आप यहाँ -10 नहीं, केवल 10 लिखेंगे। अपन बीच की डिस्टेंस 1 का वर्ग 1 ही आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा। 9 दूना के 18 मतलब 20 9 180 हो जाएगा। और 10 का इसमें और गुणा कर देंगे तो ये 1800 बन जाएगा। घातों का हिसाब कर लेंगे, 6 6 12, 12 में से 9 चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। इसको और हल करेंगे तो लिख सकते हैं इसको 1.8, क्योंकि 2 घात ऐसे ख़त्म हो जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा। तो F का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1.8 न्यूटन। पहले वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो प्रत्येक गोले पर आवेश आ जाएगा Q1 + Q2/2। यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आएगा, ये आएगा Q1 + Q2/2। Q1 कितना आपके पास है, 20 माइक्रोकूलम और Q2 आपके पास है -10 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चिन्ह लेके चलेंगे, है ना, चिन्ह के साथ यहाँ पे बातचीत करेंगे। जब हल करेंगे तो 20 में से 10 चल घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, जिसे 5 × 10 - 6 कूलम लिख सकते हैं। तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश आएगा नए वाले केस में वो 5 × 10 - 6 आएगा। तो निकालते हैं नया वाला फोर्स, क्योंकि Q1 का वैल्यू भी इतना ही होगा और Q2 का वैल्यू भी इतना ही होगा। तो F' मान लेते हैं नए केस में, फोर्स लगेगा, कूलम का लाभ फिर लगाएंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह आ जाएगा 9 × 10 × 9, 9 × 10 × 9। Q1 का वैल्यू होगा 5 × 10 − 6 और Q2 का वैल्यू भी होगा 5 × 10 − 6। अपान बीच की दूरी कितनी है, 1, क्योंकि उतनी ही दूरी पर अब भी रखा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसे हल करिए, देखिए जब हल करेंगे तो क्या घटना घटेगी। ये दूसरा सवाल है उसी का 20 का। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 × 5 = 45 या 5 × 5 = 25, 25 9 225, 25 9 225 गुणे घातों का हिसाब कर लेते हैं तो ये 6 6 12, 12 में से 9 जाएगा 3 आ जाएगा, 10 - 3। ये F' आएगा इतना न्यूटन। अब इस दशमलव को यदि ख़त्म करना चाहें, है ना, -3 घात को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ दशमलव है, दाएं से बाएं 3 स्थान लाएंगे तो 3 इस पर प्लस चढ़ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और 10 पर 0 घात का मान 1 हो जाएगा। तो F' = 0.225 न्यूटन आ जाएगा। ये रहा दूसरे वाले 20 का दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में 3 क्वेश्चन पूछा है, तीसरा क्या पूछ रहा है वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक चालक को पृथ्वी से संबंधित कर देने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। एक चालक यानी 2 चालक हमारे पास हैं, इनमें से किसी एक को, जैसे इस पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, प्लस में इसमें -10 माइक्रोकूलम चार्ज था,
किसी एक को यदि अर्थ से कनेक्ट करा देगा, ठीक है, ये पृथ्वी से यदि इसे जोड़ देगा, तो आपको एक बात याद है कि जब इसे पृथ्वी से अटैच कराएगा तो इसके सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में, और ये हो जाएगा न्यूट्रल, अर्थात इस पर कोई चार्ज होगा नहीं। इसके सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में। अर्थात यूँ कहिए कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, जिसके वजह से इसका सारा आवेश समाप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा उदासीन, और इस पर चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। जब दो चालकों में से किसी एक चालक पर आवेश का मान 0 हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि फार्मूले में Q1 Q2 आएगा और Q2 का वैल्यू कितना रहेगा? 0। और जब एक आवेश 0 तो बल ही क्या रहेगा? 0। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 21 में कह रहे हैं समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां समान रूप से आवेशित हैं, इसका मतलब है यदि या तो धन धन है या तो ऋण ऋण है, यही हो सकता है। एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित ही करेंगी क्योंकि समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, आकर्षित तो करेंगे नहीं। F का वैल्यू सवाल में दे रखा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। लिख लेते हैं। डाटा सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद आप कलेक्ट किया करिए। आगे पढ़ते हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली C को गोली B से स्पर्श करके गोली A तथा B के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली C पर नेट बल कितना लगेगा? अच्छा जी, इसका नाम A है, इसका नाम B है, दोनों समान हैं ऐसा सवाल में कह रहा है ना। कह रहा है समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां हैं, यानी इन पे जो चार्जेस है वो भी समान है, एक जैसी है ना, तो दोनों पे आवेश क्या है? सेम होगा, एक जैसी है ऐसा सवाल में कह रहा है, और समान रूप से आवेशित हैं दोनों, तो सेम चार्ज होगा दोनों पे। बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं r होगा, दोनों गोलों के बीच की दूरी r। कह रहा है कि कोई एक पदार्थ है, कोई एक अलग सी गोली है। कह रहा है एक तीसरी अनावेशित समान गोली है, अनावेशित है, साथ उस पर कोई आवेश नहीं है, उससे किससे स्पर्श करा रहा है? गोली B से स्पर्श करके। अच्छा, तो गोली B आपके पास यहाँ है और इससे एक अनावेशित गोली C को टच करा रहा है। B से C को क्या कर रहा है? स्पर्श करा रहा है। तो यदि B को C से स्पर्श कराएगा तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये बात आपको पहले से पता है। क्यों? इस पर चार्ज क्यों नहीं है? कह रहा है अनावेशित है। तो यदि C अनावेशित गोली है तो इस पर कोई आवेश होगा? जवाब होगा नहीं। यदि इस पर कोई आवेश नहीं है तो इस पर 0 आवेश होगा, और इस B पर आवेश पहले से कितना है? Q। समझ पा रहे हैं? B पर पहले से आवेश Q है और C पर 0 है, तो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर, गोला ही दिया है ना, अच्छा प्रत्येक धातु का गोला दिया है, गोलियां लिखा है, प्रत्येक, चलिए गोला ही हम लिख देते हैं, या प्रत्येक गोलियों पर आवेश, गोलियों पर आवेश कितना आवेश आएगा? तो आपको पता है पहले वाले पर Q है, दूसरे पर कोई नहीं है, तो नेट आवेश कितना आ जाएगा? Q/2। B पर भी आवेश आ जाएगा Q/2 और C पर भी आवेश आ जाएगा Q/2। B पर आवेश कितना आ जाएगा? Q/2 और C पर भी आवेश आ जाएगा Q/2। क्योंकि ये अनावेशित है तो इससे जब इसको स्पर्श कराएंगे तो B से चार्ज का फ्लो C की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश समान न हो जाए, अर्थात साम्य अवस्था स्थापित न हो जाए, अर्थात संतुलन की अवस्था स्थापित न हो जाए। तो जब ये
आवेश आप निकाल पाएंगे तो नए केस में फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये ए गोली है जिस पे Q आवेश है, इसी के बीच में एक C गोली रखी गई है, एक गोली है C जिस पे Q/2 आवेश है, और एक गोली है B जिस पर भी Q/2 आवेश है। फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम नीचे लिख देते हैं डाटा। A पर Q है, C पर Q/2 है और B पर भी कितना है, Q/2 है। शर्त दे रहा है कि ठीक बीच में रख रहा है, तो इसका मतलब होगा पहले इनके बीच की दूरी r थी, A और B के बीच की दूरी r थी, तो A और C के बीच की दूरी r/2 हो जाएगी, और C और B के बीच की दूरी भी कितनी होगी, r/2। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, है ना। डाटा एक भी इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक तीसरी अनावेशित समान गोली C को गोली B से स्पर्श करके गोली A तथा B के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली C पर नेट बल कितना है ये आपको बताना है। C पर लगने वाला नेट बल कितना है ऐसा पूछ रहा है। तो ये पहले से धन आवेशित है, ये भी धन आवेशित है, आपको पहले ही बताया था सवाल में। वो पहले ही कह रहा था कि समान आवेशित हैं दोनों की दोनों गोलियां, एक ही धातु की हैं, समान रूप से आवेशित हैं और प्रतिकर्षित भी कर रही हैं। इसका मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होंगी या तो नेगेटिवली चार्ज होंगी। अब यदि C वाली गोली जिस पर Q/2 चार्ज आया है और ये दोनों धन धन आवेश हैं, तो आपको पता है कि A वाला C वाले पर फोर्स लगाएगा किधर, ये धन आवेश है, और यहाँ पे भी जो चार्ज आपके पास आया है वो भी Q/2 आया है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये इसे ढकेल देगा इधर, और B वाला भी, ये भी धन आवेशित होगा, तो ये B वाला C वाले पे ढकेल देगा इधर। ठीक है। अब यहाँ पे नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो नेट चार्ज निकालने के लिए A द्वारा C पर लगाया गया बल आपको निकालना पड़ेगा, फिर B द्वारा C पर लगाया गया बल आपको निकालना पड़ेगा। इन दोनों में से जो बल बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले बल को घटा देंगे तो नेट बल C पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बल सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी, इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। तो निकालिए इनके बीच बल कितना लग रहा है। तो पहले आप निकालिए, इसको मान लीजिए हमने F1 नाम दे दिया और इस वाले को F2। F1 कौन लगा रहा है, A द्वारा C पर लगाया गया बल का नाम F1 है, और B द्वारा C पर लगाया गया बल को हमने F2 कह दिया है। तो F1 निकालते हैं, यह आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q/2 है अपान के R का स्क्वायर। तो R कितना है, R/2 का होल स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास F1 का वैल्यू। तो सवाल में शुरू में जो बल लग रहा था उसका वैल्यू आपको दिया था, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आप निकाल सकते थे, जब शुरू में आपको बल दिया है तो यहाँ से एक चीज़ आप निकाल सकते हैं। देखिए, आप R का वैल्यू पता करने की कोशिश करिए। यहाँ से F = आपके पास फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो F का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻5 और इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 समान हैं तो इसको Q² कह देते हैं अपान R का स्क्वायर। कुछ कटेगा, चलिए कटेगा नहीं, हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको। 2 × 10⁻5 बटा के 9 × 10⁻9 बराबर Q² अपान के R²। यहाँ से इसको देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर लेके चल जाते हैं। 2/9 × 10⁻14 हो जाएगा Q² अपान R²। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ, तो वहाँ रख लेंगे। F1 = हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9। Q हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 2, और ये 2 जो बटा में आएगा 2 अपान आपके पास पहले से है R² बटा के 2 का वर्ग 4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा। तो F1 = हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, × 10⁻9 आपके पास आएगा Q² अपान R²। और Q² अपान R² का वैल्यू आपके पास है कितना, चलिए यहाँ लिख देते हैं।
F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 2/9 गुणे 10 पर घाते -14। यहाँ से कटा देंगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, तो F1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 दूना के 4 गुणे यहाँ 9 है यहाँ 14, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 10 पर घाते -5 क्या न्यूटन, 4 गुणे 10 पर घाते -5 न्यूटन। F1 का वैल्यू आ जाएगा। और जब F1 का आ जाएगा तो इसी तरह से आपको F2 भी निकालना है। आइए F2 निकालते हैं। देखिए F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 किसके बीच लग रहा है, B द्वारा C पर लगाए गए बल को हमने F2 माना है। यहाँ कूलम लॉ लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 कितना है Q/2 है, और Q2 कितना है वो भी Q/2 है, अपान R का स्क्वायर, R कितना है R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 9 गुणे 10 पर घाते 9, और Q1 गुणे Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी Q गुणे Q का स्क्वायर हो जाएगा, बटा के 2 का 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, अपान R स्क्वायर बटा के 2 का 4, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो नया वाला F2 आएगा वो कुछ यूँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणे 10 पर घाते 9 Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपन R स्क्वायर का वैल्यू होगा 2/9 गुणे 10 पर घाते -14। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से F2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 गुणे 14 में से 9 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 10 पर घाते -5 न्यूटन। ये F2 आ गया आपका 2 गुणे 10 में 5, F1 आ गया 4 गुणे 10 पर घाते -5। अब आपको ये कंफर्म करना है कि F1 बड़ा कि F2 बड़ा, F1 बड़ा कि F2 बड़ा। 4 गुणे 10 पर घाते -5 है, और यहाँ पे है 2 गुणे 10 पर घाते -5 है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा फोर्स है ये आपको पता करना है। 10 पर घाते -5 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो नेट फोर्स C पर नेट बल, C पर लगने वाला नेट बल, ये बड़ा ना भाई, नेट बल F आ जाएगा F1 टेढ़ा वाला माइनस F2, टेढ़ा वाला इसलिए क्योंकि जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं, तो यहाँ सीधे सीधे पता है F1 बड़ा है। 4 गुणे 10 पर घाते -5 में से 2 गुणे 10 पर घाते -5 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 10 पर घाते -5 क्या न्यूटन। आंसर देखते हैं क्या दे रहा है, 2 गुणे 10 पर घाते -5 न्यूटन। और दिशा किधर आएगी, यदि दिशा आपसे पूछा जाए कि नेट बल किधर लगेगा, तो F1 बड़ा है, F1 किधर है, B की तरफ है, तो दिशा किधर होगी, क्योंकि बल सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो दिशा B की तरफ हो जाएगी। 2 गुणे 10 पर घाते -5 न्यूटन का फोर्स लगेगा किधर, B की तरफ, किधर B की तरफ। तो ये था सवाल नंबर आपका 21। देखते हैं सवाल नंबर 22। चलिए जी, सवाल नंबर 22 को देखते हैं। 22 क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है, दो बिंदु आवेश +9Q और +Q परस्पर L दूरी पर स्थित है। फिगर बनाते हैं पहले। एक +9Q है और दूसरा वाला +Q है। एक दूसरे से कैपिटल L डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को उनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। कह रहा है तीसरा कोई आवेश है Q, इसे इनके मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पे रखें कि ये दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो संतुलन की अवस्था में हो। मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। इसका मतलब है कि ये दो चार्जेज आपको दिखाई दे रहे हैं 9Q प्लस में और प्लस में Q जो दिखाई दे रहा है स्मॉल Q, ये दोनों बैलेंस नहीं है। तो इस Q को हम इनको मिलाने वाली रेखा के अंदर रखेंगे या फिर बाहर रखेंगे या कहाँ पे रखेंगे कि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको एक बात बता दें कि जब वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे उदासीन बिंदु पूछेगा, उदासीन पॉइंट पूछेगा। तो आप एक चीज़ याद करिएगा कि जब दो समान प्रकृति के आवेश होंगे, तो जो संतुलन की केस आएगी वो उनको मिलाने वाली रेखा, जो लाइनिंग होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी,
उसके बीच में ही होगा संतुलन बिंदु, वो भी अधिक परिमाण वाले आवेश की ओर होगा। कब? जब दोनों के दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तब, अर्थात दोनों के दोनों या तो धनावेशित होंगे या तो ऋण आवेशित होंगे, तब जो संतुलन बिंदु होगा उनको मिलाने वाली रेखा के अंदर ही होगा और अधिक परिमाण वाले चार्ज की तरफ होगा। यदि यहीं पे मान लीजिए एक प्लस एक माइनस होता, तब जो संतुलन बिंदु होता आपका वो इनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता, लेकिन बाहर की तरफ होता और कम परिमाण वाले आवेश की तरफ होता। तो यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का आवेश जो है वो प्लस क्यू वाले से, ये यहाँ 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 वाला ज़्यादा है। तो पहले आपको कह रहा है कि इस क्यू को रखेंगे कहाँ आप, कि ये दोनों संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। संतुलन का मतलब होगा आवेशों का लेन देन नहीं होगा, ये बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं प्लस 9 माइक्रोकूलम के आवेश से हम x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा, x मीटर की दूरी पर उस चार्ज को, Q चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को रखेंगे, तो ये दोनों चार्ज संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से यदि x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। भाई पूरा दूरी L है, तो इतना वाला यदि x हो जाएगा तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी L माइनस एक्स। अब इसी x का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। इस संतुलन की स्थिति में एक बात होती है कि इस पर जितना भी फोर्स अप्लाई होगा इसके द्वारा और इसके द्वारा, नेट फोर्स क्या आता है, 0। संतुलन की अवस्था में किसी भी थर्ड पार्टिकल को आप इसके अंदर रखोगे तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, 0। ये नियम होता है। तो वहाँ से जो फार्मूला आता है डायरेक्टली यदि बात करें तो आता है Q1 प्लस Q2, Q1 बटा Q2 इज इक्वल टू आता है R1 बटा R2 का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, या फिर आप यदि चाहें तो इसको फार्मूला का रूप दे के भी लगा सकते हैं। देखिए, तो आप मान लीजिए कि प्लस 9Q वाला जो होगा इस पर F1 फोर्स लगाएगा। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यदि हम धनावेशित मानते हैं तो ये वाला इसको धक्का देगा इधर की तरफ, और ये भी धन आवेशित है तो इसको धक्का देगा इधर की तरफ, है ना। तो इसको F1 मान लेते हैं। 9Q वाला कैपिटल Q पर F1 फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, प्लस स्मॉल Q वाला कैपिटल Q पर धक्का देगा इधर की तरफ। तो शर्त है कि F1 और F2 को जब जोड़ेंगे आप तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 संतुलन की अवस्था में। यानी यहाँ से यदि बात की जाए तो F1 और F2 जो आएंगे वो परिमाण में तो इक्वल होंगे, लेकिन दिशाओं में क्या होंगे, विपरीत होंगे, तभी तो संतुलन की अवस्था आएगी। तो हम परिमाण कैसे निकालेंगे, जब हमें परिमाण निकालना होगा तो हम इसे माड में डाल देंगे, क्योंकि हमें परिमाण से मतलब है। माड ऑफ F1 इक्वल टू माड ऑफ F2, इसको माड में डालेंगे जब माइनस को तो प्लस दे देगा। तो यहाँ से कूलम का लॉ इस्तेमाल करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो Q1 आपका कितना है, 9Q, और Q2 कितना है, कैपिटल Q, अपान बीच की डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। इधर यदि बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 कितना है आपका, Q, और Q2 कैपिटल Q, अपान बीच की डिस्टेंस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 9Q है, कैपिटल Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल Q से स्मॉल Q भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा इधर 9 इज इक्वल टू, यहाँ 9 बच जाएगा और इसको ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 3 x अपान L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 कैपिटल L माइनस 3x इज इक्वल टू x। इसे ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो 3L इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो हमें वैल्यू किसका निकालना, x का, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3L अपान 4 मीटर, यानी ये मीटर है। कहने का ये मतलब है कि जो थर्ड वाला आप चार्ज लेके आएंगे उसे आप 9 माइक्रोकूलम के आवेश से, 9 कूलम के आवेश से 3L/4, जो कि L पूरी डिस्टेंस है, वहाँ से 3L/4 मीटर की दूरी पर यदि आप उस आवेश को रखते हैं थर्ड वाले को, तो ये पूरा निकाय क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, यही आपसे पूछा था। शेष 3 क्वेश्चन जो हैं 23, 24, 25 आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद उदाहरण के जितने सवाल दिए गए हैं उसको भी हम आपको कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।